हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब तक हम अपना फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखें। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए समझते हैं क्या है डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। जनरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी वो होते हैं जो आपको किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम के लिए इस पाथ को चुनना है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। इन शॉर्ट बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट्स जो आपके काम को बहुत आसान बनाएंगे, हम उनको कह देते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन में। मीनिंग अ प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। बहुत बड़ी जनरल स्टेटमेंट है, जनरल गाइडेंस है जो एक बंदे को ट्रैक दिखाते हैं, पाथ दिखाते हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर थिंकिंग एंड एक्शन। आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने टास्क को आगे परफॉर्म करेंगे, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सुपरवाइजर डिवाइड्स वर्क अमॉन्ग द वर्कर ही फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जब एक सुपरवाइजर के पास या एक सुपीरियर के पास बहुत सारा काम होता है तो वो उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और वो काम वर्करों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाता है विद इन गिवन टाइम पीरियड। तो ये एक प्रॉब्लम आई मेरे पास कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने ये बता दिया कि इस काम को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले आपको हेनरी फियोल की थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में वो कौन थे, क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी फियोल की हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले Henry Fayol was born in 1841 in France. He got formal education in engineering and joined as a junior executive. इन्होंने इंजीनियरिंग करी और जूनियर एग्जीक्यूटिव इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी, वहां पर उन्होंने ज्वाइन करा, काम करना स्टार्ट करा इन 1860 and rose to the position of its chief executive in 1888। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपको तीन चार बातें ध्यान रखनी है कि वो बॉर्न कब हुए थे, 1841 में, कहां पर हुए थे ये पता हो आपको। उसके बाद उन्होंने किस फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग करी, वो एक इंजीनियर थे और उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी के अंदर सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग करी। अगर आपसे पूछें कि वो कौन से इंजीनियर थे तो वो माइनिंग इंजीनियर थे। उसके बाद जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया तो वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। कब लिया रिटायरमेंट, 1888 में, ये भी पता हो। अब अगर आपसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव बताइए कौन से लेवल पे आता है, तो आपको पता हो चीफ एग्जीक्यूटिव आपके टॉप लेवल पे आता है। तो ये हुई आपकी पूरी की पूरी हेनरी फेयोल की हिस्ट्री जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से जो अंडरलाइन की हुई बातें हैं, यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इतना ही काफी है आपको पढ़ने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल के अंदर हेनरी फेयोल ने यह कहा
कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक फर्म में बहुत सारा काम है, तो आप उस काम को स्मॉल स्मॉल लॉट्स में तोड़ दीजिए और उस एक स्मॉल लॉट को उस बंदे को दे दीजिए जो उस काम को करने के लिए बेहतर हो। समझते हैं एक एग्जांपल से तो ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। मान लीजिए एक फर्म के अंदर ये बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, तो आपके हेनरी फेयोल ने कहा इस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। अब मैंने इसके 1 2 3 4 टुकड़े तोड़ दिए। अब ये वाला जो पार्ट है एक बंदे को दे दिया, इस बंदे को एक पार्ट इस बंदे को दे दिया, एक पार्ट इस बंदे को दे दिया और एक पार्ट इस बंदे को दे दिया। अब जैसे ही काम डिवाइड हो गया, ये वाला बंदा भी बेस्ट पॉसिबल वे में करेगा, ये वाला बंदा भी बेस्ट पॉसिबल वे में करेगा, ये वाला बंदा भी बेस्ट पॉसिबल वे में करेगा और ये वाला बंदा भी बेस्ट पॉसिबल वे में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तो अपने आप में ही स्पेशलाइज्ड है। जब इसे काम भी कम मिला है और इस काम को करने में ये माहिर भी है, इसे भी काम कम मिला है और ये माहिर भी है, ऐसे ही इसको भी काम कम मिला है और ये भी माहिर है, इसको भी काम कम मिला है, ये भी माहिर है उस काम को करने के लिए। तो ऐसा करते करते पूरा का पूरा काम बेहतरीन तरीके से अचीव हो गया। ये एक जनरल बात है कि आपके पास ज्यादा काम है, उस काम को तोड़ दो टुकड़ों में और बांट दो वर्कर्स के अंदर। हर वर्कर उस काम को रेगुलर परफॉर्म करेगा तो आउटपुट बहुत ही बेहतरीन देखने को फर्म को मिलेगा। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई बंदा बुक लिख रहा है या फिर बुक लिखना चाहता है इन फ्यूचर, तो मान लीजिए उसने अपनी हैंडराइटिंग में कुछ बुक्स को लिख दिया। ठीक है जी, अपनी हैंडराइटिंग में उसने बुक को लिख दिया। अब वो टाइपिंग भी खुद करने लगे, बाइंडिंग भी खुद करने लगे, प्रिंटिंग भी खुद करने लगे, एरर डिफाइन भी खुद करने लगे, तो काम बेस्ट पॉसिबल वे में नहीं हो सकता। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि भैया जिसने लिख दी वो उसे टाइपिंग वाले से टाइप करवाए, बाइंडिंग वाले से बाइंड कराए, प्रिंटिंग वाले से प्रिंट कराए, तभी काम बेहतरीन तरीके से हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स के अंदर। First principle, division of work. This principle suggests dividing work into small tasks and then assigning them to different individuals. आपके पास जो भी काम है उस काम को छोटे टुकड़ों में तोड़िए और असाइन कर दीजिए जितने भी इंडिविजुअल्स आपकी फर्म में काम कर रहे हैं। सो एज टू अचीव स्पेशलाइजेशन, इससे होगा क्या कि एक फर्म के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बंदे को थोड़ा ही काम मिला है और उस काम को करते 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 वो अपने आप को स्पेशल बना लेगा, क्योंकि डूइंग अ टास्क रेगुलरली आपको यही बताएगा कि आप उस काम को करने में स्पेशल बन गए हैं। डूइंग टास्क रेगुलरली क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन। आप एक काम को करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिकेशन ऑफ ए बुक इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन। एक बुक को पब्लिश करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, जैसे कि लाइक कंप्यूटर टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट मटेरियल, प्रूफ रीडिंग, प्रिंटिंग, असेंबलिंग ऑफ printed page, binding, etc. These operations are performed by different persons who are specialist in their respective field. अगर आपने स्पेशल बंदे से उस काम को परफॉर्म करवाया तो कहीं ना कहीं वो टास्क बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क टेंड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आपने अपने काम को बांट दिया तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। इट हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कॉज्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम वन वर्क टू अनदर।
अब जब एक बंदा एक काम को ही बार बार कर रहा है तो वो उसके अंदर स्पेशल बन गया, रादर देन कि आपने आज एक बंदे को कोई और काम दिया, कल कुछ और काम दे दिया, परसों कुछ और दे दिया, इससे वो कोई भी काम नहीं सीख सकता। इसलिए एक बंदे को एक ही काम दीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से कर सके। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स, पहला है इट मेक्स ईच जॉब सिंपलर। आपने जिस वर्कर को काम दिया है वो वर्कर उस काम को बेस्ट पॉसिबल वे में करेगा, उसके लिए आसानी रहेगी क्योंकि उसे एक ही काम को परफॉर्म करना है अगेन एंड अगेन। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब एक बंदा अगेन एंड अगेन काम को परफॉर्म करता जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज होगी। नेगेटिव इफेक्ट्स, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। पहले क्या हो रहा था कि एक बंदे को आप कंटिन्यूअस अलग अलग काम दे रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेशल नहीं बना पा रहा था, इसलिए वो काम को कर ही नहीं रहा था। मैनेजर को ये दिखा रहा था कि मैं बहुत काम कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली में काम नहीं कर रहा। इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल आपको दूं, मान लीजिए आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं, अपनी किताब के नीचे आपने फोन लगा रखा है। जैसे ही मम्मी पापा आते हैं आप पढ़ने लगते हो, जैसे ही वो जाते हैं तुरंत फोन चलाने लगते हो। तो ये क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ही है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट, इनडिसिप्लिन। जब काम बेहतर तरीके से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी फर्म में इनडिसिप्लिन होगा। इसलिए कहा गया हेनरी फेयोल ने कि आपके पास जो भी काम है उस काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ो और बांट दो वर्कर्स के अंदर। तो ये था आपका पूरा पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल पे। दूसरे प्रिंसिपल का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको क्या पावर गिवन है, मतलब आपकी क्या कैपेसिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है आपकी क्या ड्यूटी है। समझ गए इतनी बात? अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जितनी पावर साथ में उतनी ड्यूटी भी एक वर्कर को, एक सुपरवाइजर को दी जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, अब मैं इस चीज को आपके लिए आसान बनाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको 500 रुपए दिए कि जा बेटा ले 500 रुपए। अब ये 500 रुपए आपकी हो गई पावर जिसे आप बाजार में जाके खर्च करोगे। अब इन 500 रुपए के साथ में आपके पिताजी ने या आपके घर वालों ने आपको एक लिस्ट भी दी है कि भाई इस 500 रुपए से तुझे ये सामान लेके आना है। तो भैया ये हो गई आपकी ड्यूटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर और ड्यूटी दोनों ही होनी चाहिए। अगर आपको ड्यूटी नहीं देते तो आप 500 रुपए को उड़ा देते अपनी मौज मस्ती के लिए। आपके घर वालों ने आपको पावर तो दी, पावर के साथ साथ ड्यूटी भी दी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक बंदे को पावर गिवन है तो साथ में उसे उस पावर को यूज करने की ड्यूटी भी आप उसे प्रोवाइड करें, तभी काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो समझिए क्या है वो एग्जांपल। मान लीजिए एक वर्कर को ये कहा गया कि तुझे 10 बाइसिकल एक दिन के अंदर बनानी है, मतलब 10 दिन, एक दिन में 10 साइकिल बनानी है, लेकिन उसे टूल्स यूज करने की परमिशन नहीं दी। रॉ मटेरियल दे दिया, साइकिल बनानी है ये बता दिया, लेकिन उसे टूल्स यूज करने की अथॉरिटी नहीं थी। आपसे पूछेंगे बताइए ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही? समझते हैं कैसे। अब उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि वो टूल्स को यूज कर सके, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुझे 10 साइकिल बनानी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है।
तो यहां पर आपके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिसबैलेंस देखने को मिला। चलिए पढ़ते हैं अब नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट एंड टू यूज रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कि आप अपने वर्कर को, सबऑर्डिनेट को पावर दो कि वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के यूज कर सके काम को करने के लिए। Responsibility is the duty which the subordinate is expected to perform by virtue of his position in the organization। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके बेहतर तरीके से यूज करे और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म ऑफ फंक्शंस और इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ काम भी हो सकता है और फर्म का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं क्या है एग्जांपल। अ वर्कर इज असाइन टू असेंबल 10 बाइसिकल्स पर डे। एक वर्कर से कहा कि तेरे को 10 साइकिल दिन में बनानी है। ही गेट वेरियस पार्ट्स एंड कंपोनेंट फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट। उसे पार्ट्स मिल गए साइकिल के, कहां से? स्टोर डिपार्टमेंट से। बट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू यूज द टूल रिक्वायर्ड टू डू हिज जॉब। लेकिन उसे टूल्स को यूज करने की परमिशन नहीं दी गई। एज अ रिजल्ट ही वुड नॉट बी एबल टू डू हिज जॉब। इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि वो अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको ड्यूटी तो दे दी आपने, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी कि वो यूज कर सके किसको? टूल्स को। तो यहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिसबैलेंस देखने को मिला। So there should be a proper balance between authority and responsibility. Authority without responsibility leads to irresponsible behavior, while responsibility without authority makes the person ineffective. अगर आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी तो भी काम नहीं हो पाएगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तब भी काम नहीं हो पाएगा। तो दोनों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं क्या है पॉजिटिव इफेक्ट्स। पहला पॉइंट, वर्कर विल मीट देयर टारगेट इन टाइम। अगर आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे रखी है बैलेंस करके तो काम समय पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने तो तय है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इफेक्ट्स। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस करे तो वर्कर अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका सुपीरियर अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। इनइफेक्टिव वर्क, काम भी इनइफेक्टिव तरीके से होगा, क्योंकि भैया जब आपने अथॉरिटी नहीं दे रखी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी है तो भैया इनइफेक्टिव वे में काम होगा, टाइम काम में ज्यादा लगेगा। तो ये था आपका दूसरा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब समझते हैं अपना तीसरा प्रिंसिपल। तीसरे प्रिंसिपल का नाम है डिसिप्लिन। हेनरी फेवल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदे हैं या जो भी वर्कर हैं वो डिसिप्लिन में रहे। अब डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी टास्क दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, सिर्फ आप उसको ही परफॉर्म करें, अदर एक्सटर्नल एक्टिविटीज में अपना ध्यान ना लगाएं, सिर्फ काम पर ही ध्यान दें, जो कहा गया है उसे फॉलो करें अदर एक्टिविटीज के अलावा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो आपके स्कूल में भी आपसे कहा जाता है कि डिसिप्लिन में रहिए, तो उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप पढ़ने आए हो स्कूल के अंदर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल एक्टिविटीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो आपके हेनरी फेवल ने भी यही कहा कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए एक फर्म के अंदर, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा है। डिसिप्लिन, इट इंप्लाइज रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एस्टेब्लिश रूल्स रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स बना दिए, कुछ रेगुलेशन बना दी जिससे आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसे बोल दिया कि डिसिप्लिन में रहिए। According to Fayol, discipline requires
गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, आपका टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, हर बंदे के अंदर टॉप मिडिल लोअर एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, तभी एक बंदा डिसिप्लिन में रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, अगर कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसके ऊपर हर तरह की पेनल्टी लगाई जाए, जो भी आपने उसे पहले बताई है। The superior must take necessary action for time to time to enforce the discipline within the organization. In the absence of discipline, an organization may not be able to achieve organizational goal and may also leads to higher labor turnover. अगर आपने अपने वर्करों को टाइम टाइम पर पेनलाइज नहीं करा, अगर वो डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो आप अपनी फर्म का गोल कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करवाया तो आपकी फर्म को बेटर रिजल्ट किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकते। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखे हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स। पहला है हायर एफिशिएंसी इज अचीव्ड, अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बेहतरीन काम करोगे आप। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंश्योर्ड, बंदा डिसिप्लिन में है, फर्म डिसिप्लिन में है, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होना तय है। चलिए पढ़ते हैं क्या है नेगेटिव इफेक्ट्स। नॉट एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपकी हेल्प करता है टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, जब आपका वर्कर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा, मैनेजमेंट अगेन एंड अगेन से टोकेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में पुअर रिलेशन देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था आपका तीसरा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। आज की वीडियो में सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल को रखते हैं, आने वाली वीडियो में इसे धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 14 प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लें, याद कर लें और रट्टा मार लें कैड़ा करके। धन्यवाद।